Hey everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss about introduction to Drosophila development. इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला. आने वाले वीडियोस में हम फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और एक्सिस डिटर्मिनेशन कैसे होता है ड्रोसोफिला में, ये सारे टॉपिक्स हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे. आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के रिलेटेड ही देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला इतने स्पेशल क्यों है, क्यों हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला को ही लेते हैं एज ए स्टडी करने के लिए. तो थैंक्स टू रिसर्चर थॉमस हंट मॉर्गन, जिनके वजह से हम ड्रोसोफिला के रिलेटेड इतना कुछ पढ़ पा रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है कि इजी टू वर्क विथ. हम ड्रोसोफिला के साथ इजीली वर्क कर सकते हैं क्योंकि लैब में ये इजीली ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस क्विकली हो जाते हैं ड्रोसोफिला और इन लार्ज नंबर हो जाते हैं और ये टॉलरेट कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस को. इसीलिए हम ड्रोसोफिला एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं और ड्रोसोफिला को हम कॉमनली एज ए फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं. और दूसरी बात ये कि ड्रोसोफिला में एक यूनिक क्रोमोसोम होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम. यहाँ पे एच नहीं होता, सिर्फ पॉलीटीन क्रोमोसोम. सो व्हाट डू मीन बाय पॉलीटीन क्रोमोसोम? पॉलीटीन क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जायंट क्रोमोसोम है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट तो होता है लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाता. तो जब ये ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये एक दूसरे के साथ ये अटैच हो जाते हैं और एक जायंट क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है. इसे ही हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता. इसे हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम या फिर जायंट क्रोमोसोम. और ये जो जायंट क्रोमोसोम्स होते हैं ये इजीली माइक्रोस्कोप के अंडर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. और ये पॉलीटीन क्रोमोसोम मोस्टली फाउंड आउट होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसमें. और ड्रोसोफिला के केस में जब ड्रोसोफिला लार्वर स्टेज में होता है तब ये पॉलीटीन क्रोमोसोम उनमें देखने को मिलता है. सो नाउ देर आर ओनली टू मेजर पॉइंट्स जिसके रिलेटेड हम ड्रोसोफिला को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी के लिए यूज़ करते हैं. एक तो ईजी टू वर्क विथ और दूसरा होता है पॉलीटीन क्रोमोसोम उनमें फाउंड आउट होता है. अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च एनवायरनमेंट. तो मॉर्गन ने एक कोलैबोरेटिव रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जिसमें कि मॉर्गन का ऐसा मानना था कि जो भी म्यूटेंट स्ट्रेन उन्होंने डेवलप किए थे, म्यूटेंट स्ट्रेन यानी कि कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस उन्होंने जो ड्रोसोफिला में किए गए थे, ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन उन्हें खुद के लैब में ही नहीं रखने थे. तो जितने भी रिसर्चर साइंटिस्ट ड्रोसोफिला के रिलेटेड काम कर रहे थे उन सबको ये म्यूटेंट स्ट्रेन वो प्रोवाइड कर रहे थे. उनकी रिलेटेड जो भी डाटा था, जो डाटाबेस और नेटवर्क था, वो सब कुछ सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर जो उनके लैब के रिलेटेड नहीं भी थे उनको भी ये सारा डाटा वो प्रोवाइड कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो भी रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट थे वो पहले म्यूटेंट स्ट्रेन बनाएंगे, बाद में उनके ऊपर वो काम करेंगे. उससे अच्छा हमने जो म्यूटेंट स्ट्रेन बनाए हैं उतना टाइम भी बचेगा. तो जो भी म्यूटेंट स्ट्रेन इन्होंने बनाए थे तो वो सब जो भी डाटा था, एक्सपेरिमेंटल डाटा या फिर जो भी म्यूटेंट स्ट्रेन थे, वो सारा डाटा वो दूसरे रिसर्चर्स या फिर साइंटिस्ट जो दूसरे लैब में काम कर रहे थे उनको प्रोवाइड कर रहे थे. तो ये जो मॉर्गन का कोलैबोरेटिव रिसर्च एनवायरनमेंट था, इसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बचा और रिसर्च आगे बढ़ा क्विकली. क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रेन बनाना, बाद में उस पर काम करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. उससे अच्छा मॉर्गन ने सोचा कि म्यूटेंट स्ट्रेन हमने बनाए हैं, जो भी हमारे पास डाटा है रिगार्डिंग ड्रोसोफिला वो हम सबको प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को हेल्प मिलेंगी रिगार्डिंग रिसर्च इन ड्रोसोफिला. ये था रिगार्डिंग कोलैबोरेटिव रिसर्च एनवायरनमेंट. इसके बाद हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट. क्या रोल प्ले करते थे? तो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते थे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जैसे कि कैल्विन ब्रिज और अल्फा स्टूवेंट. ये दो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मोस्टली वर्क किया था ड्रोसोफिला के ऊपर. और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में ईगर टू वर्क, क्योंकि ड्रोसोफिला एक नया टॉपिक था तो वो बहुत ज़्यादा ईगर टू वर्क विथ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट. तो इनके रिलेटेड वो काम करते थे. और उसके साथ साथ जो हिस्टोरियन थे रॉबर्ट कूलर, उन्होंने ये भी बताया था कि ड्रोसोफिला के ऊपर जो स्टडी था वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था. सो दे कैन वर्क ऑन ड्रोसोफिला डेवलपमेंट. और जो भी वर्क ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करते थे, अगर कुछ उन्हें नया डिस्कवर करते थे या फिर जो भी स्टडी उन्हें एक्सपेरिमेंटल स्टडी उन्होंने की थी वो सारा कुछ सब कुछ अच्छे से बताते थे, कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखते थे. सो ये एक कुछ क्रूशियल रोल
प्ले करते थे ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. तो जैसे कि अब तक हमने देखा कि ड्रोसोफिला इज़ इजी टू वर्क विद, क्योंकि वो इजीली ब्रीड कर सकते थे और उनमें एक यूनिक क्रोमोसोम भी था, पॉलीटीन क्रोमोसोम. लेकिन ड्रोसोफिला में कुछ चैलेंजेस भी थे, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड. हम उनकी एम्ब्रियोलॉजी वॉज हार्ड टू स्टडी. क्योंकि ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे और उसी के साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जिनकी वजह से हम उसे इजीली स्टडी नहीं कर पाते थे. तो देयर वर चैलेंजेस इन द स्टडी ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंट. और वो चैलेंजेस था रिगार्डिंग एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि उनके एम्ब्रियोज बहुत ज़्यादा छोटे थे, स्मॉल थे साइज़ में और ट्रांसपेरेंट नहीं थे, इसीलिए हम उनकी एम्ब्रियोलॉजी के रिलेटेड ज़्यादा कुछ जान नहीं पाए थे. लेकिन बट थैंक्स टू मॉलिकुलर बायोलॉजी जब राइज हुई तब हमने क्या किया, जो ड्रोसोफिला के जीन्स थे, फिर आरएनए थे, उन्हें मैनिपुलेट किया. और बाद में मैनिपुलेट करने के बाद ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पे क्या चेंजेस आते हैं, ये हम थ्रू मॉलिकुलर बायोलॉजी स्टडी कर पाए. दूसरा, यूजिंग ट्रांसजेनिक फ्लाइज यानी कि हम इंट्रोड्यूस करते थे अनदर जीन इनटू द जीनोम ऑफ द ड्रोसोफिला. और जब हम कोई जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में, हम ये सब कुछ स्टडी कर पाए थैंक्स टू मॉलिकुलर बायोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी चैलेंजिंग थी, लेकिन मॉलिकुलर बायोलॉजी की वजह से हम ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में हम अगर कोई चेंजेस कर सके जीन्स या आरएनए में, या फिर कोई हम जीन इंट्रोड्यूस कर सके, तो क्या ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, ये हम स्टडी कर पाते थे. लास्ट हम देखेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ डेवलपमेंटल जेनेटिक्स.